आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी अनिवार्य प्रथम पत्र में है, जिसका संधि प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हल संधि पर चर्चा चल रही है। आज इस पर विचार करते हुए हम लोग विचार करेंगे उदास्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र पर। यह सूत्र कहता है उदः परयोः स्था स्तंभयोः स्तंभोः पूर्वसवर्णः। उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्वसवर्णः। उद से परे स्था और स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण हो जाता है। यह सूत्र स्पष्ट नहीं करता है ऊद से परे स्था हो तो पूर्व सवर्ण होता है, या ऊद से परे स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण होता है। इतना ही कहता है। पूर्व सवर्ण किसको होता है यह नहीं कहता है। ऊद से परे स्था हो तो पूर्व सवर्ण होगा। ऊद को हो कि आस्था को हो, पूर्व सवर्ण किसको हो, यह प्रश्न बना रह जाता है। इस प्रश्न के समाधान के लिए सूत्रकार आगे सूत्र देते हुए कहते हैं तस्मादित्युत्तरस्य। इस सूत्र का अर्थ है पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं, पंचमी निर्देश से क्रियमान जो कार्य वह वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व में होता है। अब देखिए, यह जो कार्य है पुरुषवर्ण रूपी कार्य किस सूत्र के द्वारा होना है? उदास्था स्तंभो पूर्वस्य। इस सूत्र के द्वारा यह कार्य होना है। यह जो सूत्र है वो पंचमी निर्देश से काम कर। उद से परे स्था या स्तंभ हो तब, तो उदह जो रूप है पंचमी का एक वचन का रूप है। इसलिए पंचमी निर्देश से विधीयमान कार्य पूर्व सवर्ण है, पूर्व रूप। वह कहाँ हो तो परस्य ज्ञेयम्। बतलाते हैं कि पंचमी निर्देश से विधीयमान जो कार्य हो वह पर में होता है, पर में समझना चाहिए। अब ऊद जो स्थानम है, तो ऊद से परे स्था है, तो ये निर्णय हो गया कि पंचमी से चूंकि निर्देश है तो ऊद से परे में जो है स्थानम, इस स्थानम में ही पुरुष वर्ण होना है। अब स्थानम में तो निर्णय हो गया, लेकिन स्थानम में क्या स्थानम के पूर्व वर्ण में हो कि मध्य वर्ण में हो कि अंत वर्ण में हो, यह भी प्रश्न उपस्थित होता है। इसके समाधान में कहते हैं आदेह परस्य, परस्य यद विहितम तस्य आदेर बोध्यम। अगर किसी सूत्र के द्वारा पर में कोई कार्य विधान किया गया हो तो वह
उसके आगे में होता है। पर में जो शब्द है उसका अगला शब्द जो है उसके स्थान में होता है। तो तस्माद् द्युत्युत्तरस्य इस सूत्र के द्वारा यह कार जो पूर्व सवर्ण है वह पर में विहित कर दिया गया। तो पर स्थानम है तो उसके आगे में जो वर्ण है उसके स्थान में होगा। उसके आगे में कौन सा वर्ण है? स्थानम का अगला वर्ण क्या है? स है। तो स के स्थान में होगा पूर्व सवर्ण। अब पूर्व सवर्ण क्या होगा यह विचार करना है। तो पूर्व के समान वर्ण, तो स से पूर्व में कौन सा वर्ण है? उद का द तो है, तो द के समान वर्ण होगा, द नहीं होगा, द के समान वर्ण होगा स्थानम के स के स्थान पर। अब स के स्थान में द का अंतरतम माने अत्यंत निकटतम जो वर्ण है वह होना है। तो द चूंकि तवर्ग में आता, त थ द ध न, इन पांचों वर्णों में स का अंतरतम वर्ण कौन है यह खोजना पड़ेगा। तो स का अंतरतम वर्ण थ है। तवर्ग में त थ द ध न 5 वर्ण आते हैं। इन पांचों वर्णों में स का अंतरतम थ है, वही थ स्थानम के स पर होगा, स के स्थान पर होगा, क्योंकि अंतरतम होना है। अंतरतम अर्थात अत्यंत जो उसका निकटतम वर्ण हो। ओ इसका निर्णय हम लोग कैसे करेंगे, इस पर यहाँ भी सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ भी उसी तरह से आप मिलाइए। स का कौन सा प्रयत्न होता है? तो खरो विवारा श्वासा घुसाश्च, खर प्रत्याहार में स आता है। खरो विवारा श्वासा घुसाश्च, खर प्रत्याहार में हरेक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है। तो यहाँ पूर्व में चूंकि तवर्ग है, तवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आएगा तो त थ आएगा। चूंकि खर प्रत्याहार में 13 वर्ण है, प्रथम द्वितीय हरेक वर्ग का 5 दूनी 10 और तीनों स। तो स का अंतरतम में खोज रहे हैं तब 2 वर्ण आया, त और थ। आप कह सकते हैं तब कि त ही क्यों न हो जाए, जो स के स्थान में थ आप कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसे भी आप मिलाएं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणा, महाप्राण प्रयत्न में मिलाएंगे। महाप्राण प्रयत्न में सल प्रत्याहार में वर्गानाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च, वर्ग का दूसरा चौथा और सल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण, तो दूसरा चौथा में थ आएगा, तब पूर्व का तवर्ग का थ आएगा और ध आएगा, और सल प्रत्याहार में चूंकि स तीनों स है। तो यहाँ देखिए महाप्रयाण में स का साथ देने वाला तवर्ग का थ और ध है, और विवार श्वास घोष में साथ देने वाला कौन सा वर्ण है? केवल थ है। तो वहाँ थ और यहाँ भी थ, दोनों जगह स के साथ है थ, इसलिए स को का अंतरतम तवर्ग का थ ही होगा। इसलिए उद जो स्थानम है, यहाँ तस्माद्युत्तरस्य और आदेह परस्य, इन दोनों सूत्रों के सहयोग से उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, इस सूत्र के द्वारा
स्थानम के स के स्थान में थ हो गया। क्या बन गया? ऊद थ थानम, ऊद थ थानम। इसके बाद एक सूत्र आता है झरो झरी सवर्णे। सूत्र कहता है हल पर से झरो वा लोप सवर्णे झड़ी। हल से परे झर का लोप होता है, सवर्ण झर परे में हो तब। अब देखिए हल है उद का द हलंत है, उससे परे झर प्रत्याहार में थ आता है, उस झर का लोप होगा। सवर्ण झर परे में है दूसरा थ, थानम का थ। स्थानम में स का जो थ बना उसका लोप होगा, थानम वाला थ है, सवर्ण झर परे में है, इसलिए पूर्व का थ लोप हो गया तो उद थानम बन गया। अब ऐसी स्थिति में द के स्थान में खरीच एक सूत्र है, कहता है खर परे में हो तब झलों के स्थान में चर आदेश होता है। खर प्रत्याहार का वर्ण परे में हो तब, तो खर प्रत्याहार में हर एक वर्ग का प्रथम द्वितीय और तीनों स आता है। खफ छठ चटतो कपय ससर। तो देखिए यहाँ ऊद जो थानम है द्वितीय वर्ण है, तो झल झल है जो द है उसके स्थान में चर आदेश हो जाएगा। तो चर में क्या होता है? चर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण। तो चर प्रत्याहार में हर एक वर्ग का पहला वर्ण आता है, च ट त क प स स सर ये आता है। तो पहला वर्ण हो जाएगा, तो द का पहला वर्ण क्या होता है? त हो जाएगा। इस तरह से द के स्थान में त हो गया, तो क्या बन गया? उत्थानम। यह जो पुरुष वर्ण होता है विकल्प से होता है। पहले ही कहा है उदा स्था स्तंभो पुरुष वर्णे। उद और नहीं, ये विकल्प से क्या होता है? लोप होता है। झरो झड़ी सवर्ण, झल से परे झड़ का लोप होता है, विकल्प से लोप नहीं होगा तो वह थ भी दिखाई पड़ेगा, उत्थानम भी होगा, उत्तम। उसी तरह से दूसरा उदाहरण उत्तंभनम होगा। उत्तजोर ऊद जोर स्तंभनम, यहाँ भी उसी तरह से स्तंभनम के सकार के स्थान में थकार होगा। तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य और आदेह परस्य दोनों सूत्रों के सहयोग से उदास्था स्तंभ पूर्वस्य सूत्र के द्वारा और झरो झड़ी सवर्णे सूत्र से पूर्व थ का लोप हो जाएगा। हाँ, तो एक ही थ है, तो है उसके बाद, और उसके बाद द का खरो ये खड़ी च से चर्थ होकर तब बन जाएगा, तो उत्तंभनम बन जाएगा। इस तरह से झरो झड़ी सवर्णे सूत्र का उदाहरण उत्थानम और उत्तंभनम है। यह बहुत मुख्य है, परीक्षा में प्रश्नव्य है, इस पर ध्यान देना चाहिए। शेष अगली कक्षा में। ओम।